वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th बायोलॉजी। और आज का टॉपिक होगा एड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला टॉपिक है। शुरू करते हैं। एड्स एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो नाम से तो पता ही चल गया कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है? इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी हो जाती है। और वो कैसा डेफिशिएंसी हो रहा है, मतलब किस वाले पार्ट में? जो एक्वायर्ड है, यानी जो लाइफ टाइम में एक्वायर्ड की गई है, चाहे वो नेचुरल मेमोरी में हो, हमारे जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, या वैक्सीनेशन के थ्रू उसको मेमोराइज कराया गया हो। हर एक तरीके से वो जो इम्यून डेवलप होता है उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें जब डेफिशिएंसी हो जाए, है ना, यानी एक साथ बहुत सारे लक्षण दिखने लगे, सिंड्रोम, देयर आर ग्रुप ऑफ सच सिम्टम्स, सो इट इज व्हाट AIDS, दैट इज एड्स। अब ये एक वायरस की वजह से, ये डेफिशिएंसी किस वजह से है? वायरस की वजह से है, जिसको हम HIV वायरस कहते हैं, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। पहला केस, द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ एड्स, इट इज रिपोर्टेड इन 1981। और आज की बात करें तो लगभग 30 मिलियन पीपल मर चुके हैं एड्स से, और 40% पॉपुलेशन इस वायरस से परेशान है। इस समय एक और वायरस परेशान कर रही है, नोवेल कोरोना वायरस, कोविड-19। तो वायरस बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होते हैं। सो देयर इज़ मच नीड टू वर्क ऑन माइक्रोबायोलॉजी सेक्टर। आई होप कि आप लोगों में से कोई फ्यूचर साइंटिस्ट होगा माइक्रोबायोलॉजी में और कुछ अच्छे काम करेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। द जीनोम ऑफ ह्यूमन HIV, दैट इज ह्यूमन immunodeficiency virus, encodes 8 viral proteins। याद कर लीजिए, ये नीट में बहुत बार पूछ चुका है, एम्स में भी आ चुका है कि ह्यूमन जीनोम HIV कितने वायरल प्रोटीन को एनकोड करता है? 8 वायरल प्रोटीन्स। एंड ऑल दीज 8 वायरल प्रोटीन्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द वाइटल प्रोसेस एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द वायरस। जब ये होस्ट बॉडी में जाते हैं तो ये जो 8 वायरल प्रोटीन से, इसी की हेल्प से अपनी लाइफ साइकिल को आगे की ओर बढ़ाता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये तो हो गई कॉमन बातें। अब अगर हम HIV की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले सीधे सीधे हम इसमें क्या करते हैं? एड्स में जो 12th के बच्चे होते हैं क्या करते हैं? सीधे सीधे उसके लाइफ साइकिल पढ़ लेते हैं। अच्छा, बोर्ड में पूछता भी है लाइफ साइकिल, लेकिन अगर आपको नीट पे साथ में तैयार करना है तो पहले HIV का भी स्ट्रक्चर समझना होगा। जैसे 8 वायरल प्रोटीन आपने पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट था, इसी तरह से उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं और तब कैसे फैलता है, मतलब किस किस तरीके से ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है इसका, और फिर उसके लाइफ साइकिल कैसे मूव करती है, और इसके प्रिवेंशन क्या है, यही चीज़ें पढ़नी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वायरल प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ओके, सो HIV, और यू कैन से ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 कॉपीज ऑफ नॉन कोवैलेंटली लिंक्ड अनस्प्लाइस्ड पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA enclosed by a conical capsid। कैसा कैप्सिड होगा? इट इज व्हाट? कोनिकल कैप्सिड। ठीक है, और ये जो कैप्सिड है, ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ वायरल प्रोटीन P24। ये किससे बना है? P24। याद कर लीजिए, ये नीट के अलावा CSIR के एग्जामिनेशंस में जो नेट की प्रिपरेशन करते हैं लोग, ये वहाँ भी पूछ लेता है कि जो कैप्सिड है HIV का, उसमें कौन सी प्रोटीन है? दिस इज व्हाट? P24। दिस इज व्हाट? P24। एकदम याद कर लीजिए इसको। चलिए, तो ये P24 है। इसके अलावा बहुत सारी प्रोटीन होती हैं। उस सिंगल स्ट्रैंडेड जो RNA है उसमें कैप्सिड के अंदर टैट प्रोटीन होता है,
ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं। सो मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ और फिर आपको इजीली समझाता हूँ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस, यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV जिसे हम कहते हैं। अब इसको समझते हैं। ये जो HIV है, ठीक है, इसमें ये बीच में आप देख रहे हैं ग्रीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज RNA। और ये जो वायरल जीनोम, इट इज वायरल RNA जीनोम, दिस इज व्हाट वायरल RNA जीनोम। और इसके बाहर पे न्यूक्लियोकैप्सिड होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है। न्यूक्लियोकैप्सिड P7, इसमें ज़्यादा अमाउंट में P7 होता है और P6 प्रोटीन्स मिल करके, जो वायरल प्रोटीन्स हैं, वो इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है, इस वायरल जीनोम को कवर करती हैं, ताकि ये प्रोटीएज की वजह से या और जो यहाँ पे न्यूक्लियस वगैरह हैं उनकी वजह से ये ब्रेक डाउन ना हो जाए इस वायरल जीनोम का। तो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए न्यूक्लियोकैप्सिड होती हैं, P7 और P6 प्रोटीन्स होती हैं। इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, ये नीट में और एज वेल एज CSIR के एग्जाम में भी उतना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे एक और प्रोटीन है PAT, दैट इज ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक्टिवेटर का काम करता है। ये जो एंजाइम है TAT, ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर होता है। ओके, सो इसको आप कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर प्रोटीन, TAT। इसके बाद इस जीनोम के अंदर यहाँ पे इंटीग्रेज एंजाइम है, ठीक है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए एंजाइम है। तो आप कह सकते हैं कि ये HIV जो वायरस है, ये क्या है, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने वाला एंजाइम है, यानी रेट्रोवायरस कैटेगरी का एंजाइम है। अब इसके बाहर ये रेड कलर का बना हुआ कैप्सिड आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट कॉनिकल स्ट्रक्चर, दिस इज कॉनिकल कैप्सिड। ये जीनोम, यही HIV का मेन क्या बोलते हैं आपका जीनोमिक स्ट्रक्चर है, और ये कैप्सिड है। ये कैप्सिड P24 प्रोटीन से बनती है। किससे? P24, याद कर लीजिए, ये कॉनिकल कैप्सिड जो बन रहा है वो P24 प्रोटीन है। तो ये तो हो गया अंदर का स्ट्रक्चर। अब जब ये किसी भी होस्ट सेल में पहुंचते हैं तो इनके पास और भी मैकेनिज्म्स होते हैं। जैसे अब ये बाहर की आप देख रहे हैं, ये प्रोटीएज हैं। अब ये प्रोटीएज क्या कर सकते हैं, ये इन सबको डिग्रेड कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि अंदर वाले जीनोम भी डिग्रेड हो जाए, इसलिए इनमें काफ़ी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा ये ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट, ये ब्लॉक, इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। एंड दिस मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ P17, इट इज व्हाट, किस प्रोटीन से बना है, P17। तो मैट्रिक्स प्रोटीन एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है इस पूरे जीनोम पार्ट के लिए। ये मैट्रिक्स एनक्लोज होता है जो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन होती है उससे, इट इज लिपिड मेम्ब्रेन। जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है वह ये होस्ट सेल का लिपिड मेम्ब्रेन। तो होस्ट सेल के बहुत सारे यहाँ पे प्रोटीन्स सरफेस पे आ जाते हैं। अब इसके अलावा एक मेन सरफेस प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और जितनी भी आज हम HIV के जो वैक्सीन या दवाइयाँ यूज़ करते हैं वो एक्चुअल में सरफेस प्रोटीन को टारगेट करते हुए यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। तो जो सरफेस प्रोटीन है, इट इज़ GP120 एंड GP41। याद कर लीजिए फिर से, ये नीट और CSIR दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इट इज व्हाट, GP120 एंड GP41। GP स्टैंड्स फॉर द ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन 41। क्योंकि सरफेस पे केवल यही दो प्रोटीन होते हैं, GP120, GP41। तो हम जितने भी दवाइयाँ या ड्रग्स डिजाइन करते हैं वो हमेशा GP120 और GP41 को टारगेट करते हुए डिजाइन करते हैं। अगर इनकी एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया तो ये इन्फेक्शन आगे बढ़ने से रुक जाएगा, यानी कम हो जाएगा और धीरे धीरे ये फिनिश हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ HIV. It is what the structure of HIV, human immunodeficiency virus. The RNA component is 9749 nucleotide long, bears 5 prime cap, यानी G3P, यानी
गुइनोसिन ट्राइफॉस्फेट GPP जिसको आप कहते हैं, एंड अ पॉली ए टेल एंड मेनी ओपन रीडिंग फ्रेम दैट इज ORF। ठीक है, ये चीज कहाँ प्रेजेंट है? ये RNA के कंपोनेंट में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्राइमर का काम कौन करेगा? भाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी हमेशा, ट्रांसक्रिप्शन या जो प्रोसेस होती है रेप्लिकेशन, तो वहाँ पे क्या होती है, कोई प्राइमर चाहिए होता है शुरू इनिशिएट करने वाला। तो यहाँ पे लाइसिन tRNA, फिर से इसको नोट कर लीजिए, ये नीट के लिए भी और CSIR के लिए भी, दोनों के लिए 100% इंपॉर्टेंट है ये। लाइसिन tRNA इज द प्राइमर हियर एंड इट इज ऑफ द मैग्नीशियम डिपेंडेंट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो लाइसिन tRNA क्या करेगा? यहाँ पे प्राइमर की तरह वर्क करेगा, किसके लिए? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए। यानी ये जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके DNA बनाएगा, तो उसके लिए लाइसिन tRNA यहाँ पे प्राइमर की तरह काम करेगा। और ये मैग्नीशियम डिपेंडेंट होता है, तो मैग्नीशियम डिपेंडेंट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए लाइसिन tRNA प्राइमर की तरह काम करेगा। इसको अच्छे से एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या तो इसे वीडियो को पॉज करके रिवाइज करके इसे बना सकते हैं, देख सकते हैं। ये तो हो गया इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स और इनकी कहानी। अब इसी तरह से अगर बात करें तो ट्रांसमिशन जो इनका है वो बहुत कॉमन आज हम समझते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन या तो इन्फेक्टेड ब्लड से, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, जैसे ब्लड चढ़ाया जाता है किसी को, है ना, किसी को चोट लग गई तो उसको ब्लड चढ़ाते हैं। अब जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि हम ब्लड तो चेक करते नहीं कि उस ब्लड में कंटामिनेशन है कि नहीं, तो जल्दी से हम ट्रांसफ्यूज करा देते हैं, यार पहले जान बचाई जाए। लेकिन उस जान बचाने के चक्कर में हमने HIV अगर ट्रांसफ़र कर दिया तो वो जान कई लोगों की जान ले लेता है। दूसरा, अगर मदर को HIV का इन्फेक्शन है और वो मदर ऐसी है कि प्रेग्नेंट है, यानी उसका बेबी डेवलप हो रहा है और पर्चुरेट होने वाला है, तो उस बेबी को खतरा है HIV ट्रांसफ़र होने का। नेक्स्ट, एक और तरीका हो सकता है ट्रांसमिशन का, मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करने पे, इसीलिए कभी भी मल्टीपल पार्टनर को सेक्स अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, प्रिकॉटिव मेजरमेंट का यूज़, सेफ सेक्स करना चाहिए, अगर करना है तो सेफ सेक्स करना चाहिए। नेक्स्ट, एक और तरीका है, आजकल ड्रग्स का जैसे बहुत वो हो गया है, माहौल हो गया है, जैसे मूवीज़ भी कई बनने लगी हैं, उड़ता पंजाब और इस तरह से, तो खैर वो उसमें केवल एक स्पेसिफिक लोकेशन का नाम ले लिया, बट ये ऐसा नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हो गया है, हर एक जगह हो गया है, पूरे लोकेशन, हर एक लोकेशन पे आपको ड्रग्स लेने वाले लोग मिल जाएंगे। रेलवे स्टेशन के पीछे, पटरियों के पीछे, वो वेन्स के अंदर सिरिंज के थ्रू। तो क्या करते हैं, ऐसे जो ड्रग लेते हैं, स्पेशली जो सिरिंज और नीडल का यूज़ करते हैं, एक ही नीडल का यूज़ करते हुए 4-5 लोग ड्रग्स को अपने वेन्स में ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो नीडल एक बहुत बड़ा कारण है आपको क्या बोलते हैं HIV ट्रांसफ़र करने का। क्यों? क्योंकि वो कंटामिनेशन है, वो डायरेक्ट ब्लड में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो ये ट्रांसमिशन के कुछ तरीके हैं, बचाव आप समझ गए होंगे, इसमें से सभी चीज़ें बचाई जा सकती हैं। बस एक मदर जो प्रेग्नेंट मदर है, जो उसका बेबी है, उसके बचाव का कोई खास कारण मतलब कोई मेजरमेंट हमारे पास नहीं है। बाकी तरीके तो आप जान रहे हैं, बाकी तरीक़ों से हम बच सकते हैं। ब्लड कंटामिनेशन हो तो उसको चेक करा सकते हैं, भाई पहले प्योरिटी हो जाए। नीडल अलग अलग यूज़ करें, वैसे तो ड्रग्स लेना बहुत बुरी बात है और ये लॉ से प्रोहिबिटेड भी है, इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय आवर लॉ एंड बहुत सारी कंट्रीज़ में तो ये बैन है, जैसे अपने यहाँ भी बैन है। ठीक है, मल्टीपल पार्टनर को सेक्स के लिए अवॉइड करिए, बिल्कुल भी अवॉइड करिए। तो इस तरह से हम बचाव भी कर सकते हैं, ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन हम ऐसे कर सकते हैं। ड्रग्स अभी तक कोई बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं हुई है, बट कुछ ड्रग्स बनी हैं जो इन प्रोटीन्स को GP120, GP41 को टारगेट करती हुई फंक्शन करती हैं और ठीक है, अभी थोड़ी उनकी सक्सेस रेट कम है, बट स्टिल दे फंक्शन, काम करते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट बचा है वो ये है
कि एक बार अगर ये HIV वायरस बॉडी में हमारे पहुंच गया तो ये इसकी लाइफ साइकिल चलती कैसे है, आगे बढ़ती कैसे है ना, यानी ये ट्रांसफ़र होता कैसे है। तो उसको हम समझेंगे, मैं फिगर बनाऊंगा, फिर से समझाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि जब वायरस हमारी HIV वायरस जब हमारी बॉडी में पहुंचता है तो तुरंत अपनी एक्टिविटी को शो नहीं करता। ये नहीं कि पहुंचा और उसने एक्टिविटी शो किया, नहीं, वो टाइम लेता है। कभी कभी 5-6 महीने का टाइम लेता है और कभी कभी ये 5 से 10 साल का टाइम लेता है, 5 to 10 years। इसको हम लैग पीरियड कहते हैं, ये एक लैग टाइम होता है, ठीक है। और इसको आप इंक्यूबेशन वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए। ये एक लैग होता है, यानी गैप पीरियड होता है। जितना गैप पीरियड लंबा होगा, यानी जितना ये पीरियड लंबा होगा, उतना ही ये डिजीज़ सीवियर हो जाएगी, क्योंकि उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी में HIV पहुंच चुका होगा हर एक पार्ट में। तो पहुंचने के बाद ये क्या करते हैं, अपने आप को पहले नंबर बढ़ाते हैं। जब नंबर बढ़ाते हैं तब जाकर ये हमारी इम्यून सिस्टम, खासकर टी लिम्फोसाइट पे और हेल्पर लिम्फोसाइट्स पे जाके ये अटैक करते हैं। और करते कुछ नहीं है, बस उन पे अटैक करते हैं, मतलब उस पर फीड करते हैं, अपने नंबर को बढ़ाते हैं और धीरे धीरे उसको फैगोसाइट करते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, मतलब फिनिश कर देते हैं। यानी वो लिम्फोसाइट जो सेल हैं उसके नंबर कम होती चली जाती है और ड्रास्टिकली धीरे 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 5-6 साल में इतना कम कर देते हैं कि अगर हमें छोटा सा इन्फेक्शन भी हो जाए, जुकाम हो जाए, तो वो सही नहीं होगा। कोई भी बीमारी हो गई वो सही नहीं होगी, नहीं सही होगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है, पूरी तरह से वीक हो चुका है। और इस कंडीशन में बहुत सारी बीमारियां एक साथ हो जाती हैं। सो दिस इज सिंड्रोम। सिंड्रोम यानी बहुत सारी बीमारियों का गुच्छा, सिम्टम एक साथ कई बीमारियां दिख रही हैं। सो दिस इज व्हाट? सिंड्रोम। तो AIDS में S का मतलब सिंड्रोम, मतलब बहुत सारी बीमारियां एक साथ आपको दिखेंगी। दैट इज एड्स। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो गई और हमें प्रॉब्लम होती रहती है। तो मैं आपको टेबल अब बनाता हूँ और लाइफ साइकिल समझाता हूँ। ओके, तो हम समझते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है और ये अपने नंबर को बढ़ाता कैसे है। वो जो लैग पीरियड है जिसमें कि बॉडी में एंटर करने के बाद वो 5 साल का टाइम है या 6 महीने का, जब भी व्हाटएवर, वो कैसे करता है ये वायरस, यानी HIV वायरस। तो सबसे पहले ये HIV वायरस है, HIV या रेट्रोवायरस है, ठीक है। बाहर वायरल प्रोटीन कोट है, अंदर वायरल RNA कोर है। जब इसने किसी एनिमल सेल को इन्फेक्ट किया, इन्फेक्शन किया है एनिमल सेल पे, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका प्रोटीन कोड बाहर ही रह जाएगा, केवल इसका जीनोम पोर्शन जो RNA है वो अंदर आएगा। इट इज व्हाट? वायरल RNA, ठीक है। अब ये जो वायरल RNA, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम तो था ही इसके साथ, तो इसकी वजह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करके इसने क्या बनाया? वायरल DNA बना लिया। RNA ने क्या बना लिया? DNA बना लिया। जबकि प्रोसेस क्या होता है? DNA से RNA बनता है, ट्रांसक्रिप्शन। अब उल्टा हो रहा है, यानी RNA से DNA बन रहा है, इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हो गया वायरल DNA। अब ये जो वायरल DNA है, इस नॉर्मल ह्यूमन या नॉर्मल एनिमल सेल में, हम ह्यूमन की ही बात कर लेते हैं, तो नॉर्मल ह्यूमन हेल्दी सेल के एक हेल्दी न्यूक्लियस यानी जीनोम में एंटर करेगा, इनकॉर्पोरेट करेगा। सो वायरल DNA इनकॉर्पोरेट्स इनटू द होस्ट जीनोम। तो ह्यूमन बीइंग के वो जो हेल्दी सेल है उसमें चला गया। अब यहाँ से ये RNA बनाना शुरू करेगा, नया वायरस बनाना शुरू कर देता है। नाउ न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस जीनोम, दैट इज, अगर इस पूरे सेल की बात करें तो इन्फेक्टेड सेल से अब ये न्यू वायरल जो क्या बोलते हैं जीनोम है वो बनने शुरू कर देते हैं, यानी RNA बनने शुरू होते हैं और फिर इससे धीरे धीरे क्या होते हैं? पूरे वायरस बन जाते हैं। ये RNA फिर वायरस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अब ये RNA यानी वायरस प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री की तरह काम करने लगा। ये किसकी तरह काम करने लगा? फैक्ट्री की तरह। किसकी फैक्ट्री की तरह? वायरस प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री की तरह वायरस प्रोड्यूस करने लगा, वायरस का प्रोडक्शन होने लगा यहाँ पे। और ये जो वायरस यहाँ पे बने हैं
फिर ये इनकी पास एबिलिटी है कि ये दूसरे नॉर्मल हेल्दी सेल्स को इन्फेक्शन करें, यानी वहाँ भी जाके यही प्रोसेस करते हैं। अब ये प्रोसेस जब तक होती रहती है बॉडी में कोई सिम्टम नहीं दिखता, लेकिन साथ में ये क्या होता है कि ये कई बार ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स इसको TH ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल पे ये वायरस क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और अटैक करके उसे भी इन्फेक्ट करते हैं, वहाँ भी अपनी यही साइकिल कंप्लीट करते हैं और इस टी लिम्फोसाइट की एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं। फिर इनमें से जो या ये जो नए वायरस हैं ये और नए टी लिम्फोसाइट को अटैक करते हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को। इसी तरह से करते करते 2 से 3 साल में अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम टी लिम्फोसाइट को या 99 to 100% टी लिम्फोसाइट को ये कैप्चर कर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्योंकि यही तो हमारा मेन इम्यून सिस्टम कंपोनेंट है, ठीक है। तो हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो लॉस हो जाती है, क्योंकि इनकी एक्टिविटी स्टॉप हो गई। अब ये वायरस के जीनोम की तरह वर्क करने लगे। सो द मैक्रोफेजेस, अब ये क्या है, ये मैक्रोफेज की तरह होता है। तो मैक्रोफेजेस कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस वायरस, ठीक है, एंड इन दिस वे दे एक्ट एज HIV फैक्ट्री। तो इस तरह से टी लिम्फोसाइट, ये HIV फैक्ट्री और फिर टी लिम्फोसाइट, और ये मूव करते रहते हैं। अब इस ड्यूरेशन में धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी की वेट लॉस होती है, डायरिया जैसी कंडीशन आती है, हेयर लॉस होते हैं, तो धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और ये प्राइमरी सिम्टम्स हैं। लेकिन इसको मोर और लेस अच्छे से समझने का तरीका यही है कि हम एलिजा का यूज़ करें। व्हाट एलिजा, ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एकमात्र टेक्निक जो आपको कंफर्म करेगी कि बॉडी में HIV है या नहीं है, यानी वो वायरस हमारे अंदर प्रेजेंट है या नहीं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ELISA, एलिजा। ओके, सो दिस इज अबाउट द एड्स। और आपको पता ही है कि हमारी कंट्री में बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप NGO कहते हैं, वो एड्स के रोकथाम के लिए बहुत ही प्रचार करती रहती हैं। इसके अलावा एक नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भी है, दैट इज NACO। तो ये लोग क्या करते हैं, ये हमारे कॉमन सिटीजन्स को जागरूक करते हैं, उनको समझाते हैं कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई दवाई, अभी कोई बहुत अच्छी दवाई तो है नहीं। तो प्रिवेंशन ही सबसे अच्छा तरीका है, प्रिवेंट करके ही हम सेफ और सुरक्षित रह सकते हैं, और कोई तरीका है नहीं। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके अलावा टीवी टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविज़न और रेडियो और न्यूज़पेपर, हर जगह, इवन अब तो बस के पीछे भी स्लोगन लिखे जाते हैं। तो ये एक क्या कहते हैं, लोगों को जगाने के लिए एक पूरा का पूरा अभियान चल रहा है गवर्नमेंट के थ्रू कि हम कैसे सेफ रह पाएँ। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको बहुत नंबर दिलाएगा, बहुत सारे मार्क्स दिलाएगा, नीट में भी, बोर्ड में भी, और CSIR के एग्ज़ाम में भी। थैंक यू वेरी मच।